नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा। गलता लोहा ये कहानी लिखी गई है शेखर जोशी के द्वारा। इस कहानी के अंदर मुख्य दो पात्र हैं, एक है मोहन और दूसरा है धनराम। मोहन और धनराम दोनों एक ही स्कूल के बच्चे हैं, जो एक ही स्कूल में पढ़े हैं बचपन में। मोहन एक ब्राह्मण परिवार का बेटा है जो गरीब परिवार से है, जबकि धनराम है वो एक लोहार परिवार का लड़का है। उसके पिताजी भी गरीबी में रहे हैं। इस कहानी के अंदर सब कुछ बताया गया है कि कैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं और किसी को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ये कहानी बहुत ही अच्छी है और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की हुए अनुगूंज शेष थी, जैसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। पहले क्या था, जब जाति प्रथा का समय था तो शिल्पकार का टोला अलग था, ब्राह्मण लोगों का टोला मतलब मोहल्ला अलग था। तो इस प्रकार एक शिल्पकार, लोहार एक शिल्पकार होता है, तो उस टोले की ओर जाते हुए, क्योंकि उसका बचपन का दोस्त था तो पहले से भी जानता था। लेकिन जब जो मोहन है उस तरफ अक्सर जाता रहता था तो उसकी अनुगूंज उसके कानों में थी, आवाज उसके कानों में थी, जो दुकान से आया करती थी। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और सीधा साधने से पहले, मतलब जो निशाना है उसे साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी का खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। तो उन्होंने बताई है कि जो काम करता था उसकी आवाज जो आती है कि गर्म लोहे पे मारोगे तो धप-धप की आवाज आएगी, ठंडे पे मारोगे तो टन टन की आवाज आएगी। तो वो एक मतलब जो आवाज है जो उसको पहचान जाते थे उसके बारे में बताया है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। अभी हम जिस मोहन की बात करेंगे, मोहन वो काफी बड़ा हो चुका है। उसके बचपन की बात आगे हम शुरू करने वाले हैं। तो मोहन फिलहाल अपने गांव में आ गया है। वो लखनऊ था, बाहर था, गांव में आ गया। तो वो क्या है, हंसुआ, पहले जैसे आज दराती होती है तो अपना खेत की सफाई के लिए लेकर निकला था। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा, तो उसके पिताजी हैं, उनका नाम है बंशीधर। तो उनके बूते का, मतलब उनके बस का अब ये काम रहा नहीं कि खेत में जाकर काट छांट करें, सफाई करें, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई मतलब पंडिताई, पूजा पाठ का जो काम किया करते घर घर जाकर के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कह पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। तो पुरोहिताई करता है तो सीधी सी बात है, उसको व्रत उपवास पूजा पाठ करना पड़ता है। लेकिन अब वो वृद्ध हो गए, ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए कि आप उपवास रख सको, 2-3 मील 2-3 किलोमीटर तक जा सको यजमान के घर पूजा पाठ करने। लेकिन अब उनके जो पिताजी थे बंशीधर, वो वृद्ध हो चुके थे। सुबह सुबह जैसे उसने सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा विश्वास लेकर कहा था, तो उन्होंने मोहन से, जो बंशीधर, उन्होंने मोहन से क्या कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रव्रत जी के लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ एक पूजा का प्रकार है, जैसे हम बहुत सारी पूजा करवाया करते हैं। तो वो कहते हैं कि आज गणनाथ एक जगह का नाम है, कि आज यार गणनाथ जाना था, सुन मोहन, आज गणनाथ जाना था, वहां रुद्री पाठ करना था चंद्रव्रत के यहाँ। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो उन्होंने मोहन से कहा कि बेटा यार, अब समझ नहीं आता मैं क्या करूं, बहुत दूर है। लेकिन वो कुछ और उद्देश्य से कह रहे थे, वो कहना चाहते थे। मोहन उनका आशय न समझता, वो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिताजी की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसके पास अभ्यास ही नहीं था, क्योंकि ये बचपन से अभ्यास करना पड़ता है इन सब का, पूजा पाठ करने का। तो उसके पास अभ्यास नहीं था। वो समझ गया पिताजी ये कहना चाहते हैं कि मोहन तू जा और पूजा पाठ वहां करा। लेकिन फिर क्या हुआ, और न वैसीगत पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात पिताजी ने कही थी वैसी ही अनुत्तरित रह गई, यानी कि मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते ही उसे लगा कि पूरी तरह कुंद हो चुकी है। तो उसने उस बात को तो अनसुना कर दिया, लेकिन पिताजी को थोड़ा ऐसा ना लगे कि उसने मुझे अनसुना कर दिया। उनका भार हल्का करने के लिए वो खेत की तरफ चला था, खेत की सफाई करने के लिए। लेकिन जब उसने अपना हंसुआ था जो दराती थी उसके ऊपर हाथ फेरा, तो पता चला वो पैना नहीं था, शार्प नहीं था। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से
भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तो मोहन ने क्या कहा, खेत जाते समय उसने सोचा दरांती हमारी पैनी नहीं है, चलो थोड़ा धनराम की दुकान पे ही चलते हैं। तो उसने देखा धनराम काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने धनराम से पूछा, क्यों धनराम यार, मास्टर त्रिलोक सिंह जो हमें पढ़ाते थे क्या वो गुजर गए होंगे? वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, अपने बचपन की बातें करने लगे थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, अरे मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लाला, अभी पिछले साल ही तो गुजरे हैं। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। तो फिर क्या आपस में बातें करी, अरे यार सही कह रहा, हंस दिए, बचपन की बातें थी याद आ गई। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए हो, यानी कि अपनी जो बचपन की बातें, पुरानी बातें करने लगे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते थे। तो त्रिलोक सिंह के बारे में, अब स्कूल के दिनों के बारे में यहाँ पर शेखर जोशी ने लिखने की कोशिश करी है, जो हमारा मोहन है उसके बचपन के बारे में। तो गोपाल सिंह की एक दुकान थी, वहां पर हुक्का पिया करते थे, तो 2-3 सूता लगाया करते थे सुट्टा टाइप में, और फिर उसके बाद आया करते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठाफटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। तो त्रिलोक सिंह का इतना डर था कि जो बच्चे अभी 2 मिनट पहले बहुत ऊधम मचा रहे थे वो एकदम शांत हो जाते थे। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? त्रिलोक सिंह पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? इसके बाद यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती, गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं और फिर कड़कदार आवाज में, मोहन नहीं आया आज? तो त्रिलोक सिंह, और वो मालूम है कि अगर उन्होंने प्रार्थना की होती तो हमारे तक आवाज पहुंचती, लेकिन फिर भी त्रिलोक सिंह का काम क्या है, वो ऐसा मानते हैं कि बच्चे बता देंगे हमारा थोड़ा लैपटॉप कम काम कर रहा है यार। फिर वो पूछते हैं, मोहन आया नहीं क्या आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक था, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। तो सीधी सी बात है, उसके घर में एक पढ़ने वाला माहौल था। उसके पिताजी एक पुरोहित थे, पंडित थे, तो वो भी पढ़ाई का काम किया करते थे। धनराम के पिताजी लोहार थे, तो बेचारे वो पढ़ाई तो नहीं कर पाते थे, इसलिए तो उसके घर में पढ़ने का माहौल था। मोहन के घर में तो पढ़ने में तेज था, गाना भी अच्छी गाता था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू किया करता था। तो उसका काम था सुबह ही प्रार्थना करवाना। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वह सवाल मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था और तब से उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। तो होता क्या था, क्वेश्चन जो था वो पूछते थे क्लास में सभी बच्चों से, जब किसी को नहीं आता तो लास्ट में मोहन कर देता था। जैसे मोहन ने किया तो मोहन को आदेश दिया जाता था कि जिसने ये उत्तर नहीं बता दिया है उसके खोपड़ी में 2-4 थप्पड़ लगाओ, दंड बैठक लगवाओ, पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। वे आदेश दे देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपनी हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। तो फिलहाल में जिस बच्चे के साथ मोहन साहब बैठे हैं वो धनराम के सहपाठी थे और धनराम भी कई बार उनके हाथों से पिटा था, इसीलिए क्योंकि उन्होंने त्रिलोक सिंह मास्टर का क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। तो मोहन जो था उसके प्रति ईर्ष्या तो रखता था, लेकिन फिर भी आदर और स्नेह रखता था कि यार वो बच्चा पढ़ने में तेज है, वो हमारा भाई यार पढ़ने में तेज है, उससे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, बेशक वो तेज है। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही उसके मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इससे मोहन का अधिकार समझता रहा था। तो पुराने समय की कहानी है, स्वतंत्रता से पहले की कहानी हो सकती है, बाद की भी हो सकती है, लेकिन उसी पीरियड की है जब हमारे समाज में जातिगत व्यवस्था पूरी तरह से हावी थी। तो उसको ऐसा लगता था धनराम को कि यार हमारा काम तो लोहा पीटना ही है, बस 2-3 दर्जे तक पढ़ेंगे, लेकिन मोहन का काम पढ़ाई लिखाई करना है, वह उसका अधिकार समझता था।
बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। तो धनराम कभी कभी ऐसा भी सोचता था, यार हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी कुछ पढ़ के कुछ करेंगे। लेकिन जब त्रिलोक सिंह मास्टर एक बात कह रहे थे कि यार मोहन इतना पढ़ने में तेज है, जरूर एक दिन ये बहुत कुछ बनेगा, तो फिर वो बाकी जो कंपटीशन हुआ करती थी मोहन से वो खत्म कर देता। धनराम सोचता था भाई यही आगे जाएगा, फिर हमारा क्या करना है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही एक स्कूल का मुंह देख पाया था। तो अब पहली कहानी थी वो मोहन की, मोहन पढ़ने में कैसा था बचपन में, वो सब कुछ बता दिया। अब बात हो रही धनराम की स्टार्ट। तो धनराम एक गरीब खेतिहर मजदूर का बच्चा था एक तरह से। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान दिया करते थे। तो जो बच्चा तेज पढ़ने में हुआ करता था या जिसके पिताजी समृद्ध हुआ करते हैं, आज भी अगर हम देखें तो उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं मास्टर लोग। तो उस समय क्या कमजोर घर का बच्चा था, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाया करता था। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो वो कहा थे धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो भाई। 12 तक का पहाड़ा तो उसने आज किसी तरह अच्छे से याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तो 13 का पहाड़ा धनराम को नहीं आता था, तो उसने सुनाना शुरू किया। उसने कहा 13 एकम 13, 13 दूनी 24, क्योंकि 12 दूनी 24 होते हैं। तो उसने कहा 13 दूनी 24, वहीं पर गलत हो गया। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई कि वे टूट गई। फिर क्या था, माँ साहब पहले मारा करते थे धुआं चौकड़ी पर बहुत ज्यादा, तो एक सटाक सी संटी माने डंडिया होती है, डंडी ऐसी डंडी पतली टाइप में, तो पिंडली पैरों के नीचे लगाई और वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने उसे आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। फिर उन्होंने धनराम से कहा, जा और नाले से एक बढ़िया सा डंडा तोड़ के ला, पेड़ से एक संटिया तोड़ के ला, फिर हम 13 का पहाड़ शुरू कराते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो टोटल मिलाकर ये कहानी की शुरुआत थी। तो बताया कि धनराम अपने लिए डंडा लेने गया और धनराम पढ़ने में मन था और मोहन तेज था। ये कहानी आगे भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को देती है। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको आगे की पढ़नी है तो एक बार कमेंट जरूर करिए, हम जरूर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।